Good evening everyone. Hello. Am I audible? Hello, good evening. Am I audible? Good evening Vanshika. Good evening Krish. Hello Aman. Hi Vedant. Good evening. Hello Aman. Sound नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है. हेलो, गुड इवनिंग. अभी भी नहीं आ रही क्या बेटा? आ गई. ऑडिबल एंड विजिबल. थैंक यू क्रिश, थैंक यू सो मच. चलिए, अब मैं ऑडिबल और विजिबल क्योंकि हो चुकी हूँ, तो जल्दी से सब लोग आ जाओ. चलो, गुड, ग्रेट, ऑल ओके, देन इट्स ग्रेट. चलिए, बहुत बढ़िया. सब ओके है तो फिर अपन भी ओके हैं. लास्ट क्लासेस में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करी थी. यस, आप लोगों के लिए गुड इवनिंग. व्हाट शुड आई कॉल यू, मिस्टर क्रेजी? शुड आई कॉल यू मिस्टर क्रेजी? एज ऐसे कैसे बोले आपको? अपना नाम लिखिए तो मेरे लिए एड्रेस करना अच्छा होगा. Unifax by Parth. Good evening, Parth. Good evening, Parth. How are you? Vivek. Oh, hi, Vivek. चलिए, लास्ट क्लासेस में हमने जितना भी डिस्कशन करा था, जल्दी से एक बार क्विक लास्ट रिकॉल कर लेते हैं. लास्ट क्लास में हमने बात करी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, और उसके अंदर हमने कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. देन हमने इस पे एक न्यूमेरिकल करा था. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट्स का टोटल करना है आपको, और वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. एंड दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस बट नॉट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो ये उसका ड्रॉबैक या लिमिटेशंस था जो हमने यहाँ देखा था, बिकॉज कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ऑलराइट, तो इसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड आप किसी भी सोर्स से ले आइए, ठीक है, कोई कंपाउंड आप किसी भी सोर्स से ले आइए, उसके अंदर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, या फिर हम यूं कहें कि कितने एटम्स हैं, किस एलिमेंट के एटम्स हैं, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है. ठीक है, वट एवर बी द सोर्स, द नंबर ऑफ एटम्स एंड द काइंड ऑफ एटम्स विल ऑलवेज बी द सेम. ठीक है, तो हमने इस पे भी एक न्यूमेरिकल करा था शायद. यस, आई थिंक यस, वी डिड अ न्यूमेरिकल कि उनके एटम्स के बीच में हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास रहने वाला है. अगर नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड हैं तो मास का प्रोपोर्शन भी फिक्स्ड रहने वाला है. इसमें बस हमको क्या चीज देखनी थी, इसके क्या लिमिटेशंस थे. इसके लिमिटेशंस थे कि यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी से टाइप करके बताइए. हाँ, मुझे याद है अमन, थैंक यू. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बाकी है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बाकी है. वी आई विल कैरी ऑन विद दैट ओनली टुडे. उसके बाद फिर हम उसको फिनिश करेंगे पहले. ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे इसके लिमिटेशंस की. लिमिटेशंस क्या हैं, जल्दी बताइए, जल्दी से लिख के बताइए लिमिटेशंस क्या है. हमने लास्ट क्लास में उसके बारे में बात करी थी. मैंने आपको एग्जांपल दिया था ईथर का, और ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ईथर का और अल्कोहल का, कि कभी कभी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हो जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब है कि फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास है एलिमेंट्स के बीच में, लेकिन क्योंकि उनके फंक्शनल ग्रुप्स अलग हैं, कुछ कंपाउंड्स के अंदर ऐसा होता है कि उनके फंक्शनल ग्रुप्स अलग होते हैं, इसलिए उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं. इसके अलावा हमने कहा था कि अगर हमको फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास चाहिए तो हमको सेम टाइप ऑफ आइसोटोप चाहिए. आइसोटोप्स मैंने आपको वहीं बताए थे कि क्या होते हैं, एक एलिमेंट के अलग अलग मास वाले एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं. तो आइसोटोप्स, सेम आइसोटोप आपको जो पिक करना पड़ेगा, मान लीजिए ऑक्सीजन का आइसोटोप 16 वाला आप पिक कर रहे हैं, तो आपको दोनों में ही 16 वाला आइसोटोप पिक करना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको शायद यहाँ वाटर का एग्जांपल दिया था कि 1:2
8 अगर आपको रेशियो चाहिए तो आपको 16 पिक करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने 17 आइसोटोप वाला वाटर लिया है, इन दैट केस क्या होगा, 2:17 रेशियो आएगा। अगर आपने 18 मास वाला आइसोटोप लिया है तो क्या होगा, इन दैट केस 1:9 रेशियो आएगा। तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा अगर आप सेम आइसोटोप नहीं लेंगे। इसके अलावा क्या होता है, और कोई ड्रॉबैक पता है किसी को? अगर ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। मस्कीटोज वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? आपने ढूंढा, आपने तो लिख के ही नहीं भेजा भाई, लिखना था ना चैट बॉक्स में। वाटर स्ट्राइडर वाटर के सरफेस पे वॉक क्यों कर पाता है, आप क्यों नहीं कर पाते? अच्छा हाँ, यस, बिफोर आई फॉरगेट, किसी 2 बच्चों के डाउट्स भी थे वेपर प्रेशर और बॉइलिंग को लेकर के। लेट मी केटर दोज डाउट्स फर्स्ट। अरे अगले पे तो ओके, आई विल हैव टू ऐड अ स्लाइड ओवर हियर। एक पीछे चलते हैं, हाँ एक ब्लैंक स्लाइड मिल गई अपने को। चलो यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट था किसका डाउट था? आप ही बता दो, मैं तो बता ही दूंगी। चलो मैं बताती हूँ। ओके, अच्छा एक डाउट था, किसी ने पूछा था कि बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रिलेशन है। वहीं किसी ने एक और डाउट पूछा था कि वेपर प्रेशर क्लोज्ड कंटेनर में होता है, ओपन कंटेनर में उसका बॉइलिंग से क्या रिलेशन है। तो दोनों का आंसर सेम ही है। देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको 2 काम कर सकते हैं। आप क्या काम कर सकते हैं? हाँ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला क्या कर सकते हैं, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर डिक्रीज कर दीजिए। ठीक बात है, ये बात आपको पता है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे है वेपर प्रेशर बॉइलिंग के अंदर और इवेपोरेशन के अंदर। आप देखो हमने बात करी थी कि ये एक वेसल है, बॉइलिंग ओपन कंटेनर में होती है। तो ये एक लिक्विड का, इसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अब हम इसको हीट कर रहे हैं। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं, इन दैट केस वहां पे क्या होगा, जब हम इसको हीट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी देने से पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर चले जाएंगे। क्या होगा, पार्टिकल्स यहाँ से दूर दूर चले जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स जैसे ही दूर दूर जाएंगे क्या हो जाएगा, गैसियस फेज हो जाएगी। तो अब हम एक काम तो ये कर रहे हैं कि हम इसको दे रहे हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे क्या होगा, नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगी और वो यहाँ पे अब वो यहाँ पे जाएंगी, कहाँ पे, वो यहाँ एटमॉस्फेयर में जाएंगी। और यहाँ ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देखो प्रेशर कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। वेपर्स कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर नीचे से लगने वाले वेपर प्रेशर को कर रहा है अपोज, ठीक है। आप यहाँ से ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, गैसेस का कुछ मास एक चंक है जो नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और वो इस सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है। तो जिस वक्त नीचे से वेपर्स उठ रही हैं, वो वेपर्स ऊपर जा रही हैं। अब ये वेपर्स तो ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, इसलिए बॉइलिंग नहीं हो रही है, राइट। अभी एनीथिंग taking place below boiling point, any conversion of liquid taking into gas taking place below boiling point is termed as evaporation. वो evaporation हो रहा है यहाँ पे, right? अब आप टेम्परेचर देते जा रहे हैं, आपने इनफ टेम्परेचर दे दिया है कि पार्टिकल्स इतनी एनर्जी गेन कर लें कि उनकी लेटेंट हीट के बराबर उनकी एनर्जी हो जाए, कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके ऊपर जा सके। तब क्या करेंगे, उस प्रेशर कितना होगा, वो प्रेशर, वो वेपर प्रेशर के बराबर प्रेशर, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। और वो उस जिस टेम्परेचर पे आ रहा है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ से उठने वाली वेपर्स के पास इतना प्रेशर होगा कि वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट पुश कर सके। व्हेन हम क्या डिफाइन करते हैं, व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका क्या रेलेवेंस है, when vapor pressure is equal to atmospheric pressure,
तब बॉइलिंग अकर करती है, और जिस टेम्परेचर पे अकर करती है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो इन पार्टिकल्स को जगह मिल गई कि अब वो एक्सपैंड कर सके और गैस का फॉर्म ले सकें। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। यहाँ पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई थिंक आशिम गर्ग ने पूछा था ये सवाल, ठीक है, और डाइवर्सिफाइड गार्डनिंग आई थिंक ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। तो वेपर प्रेशर अगर बंद कंटेनर में लग रहा है तो बाहर ओपन कंटेनर में भी तो लग रहा है। बंद कंटेनर में तो वो वॉल्स के अगेंस्ट प्रेशर लगा रहा है, वही प्रेशर सेम गैसेस के पार्टिकल्स अंदर घूम रहे हैं तो सरफेस पे लगा रहे हैं। लेकिन जब आप ओपन कंटेनर करेंगे तभी बॉइलिंग हो पाएगी, अदरवाइज बॉइलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। कंटेनर ओपन करने का क्या रेलेवेंस है कि पार्टिकल्स ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर ऊपर की तरफ लगा पाए ताकि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो पाए, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ, अच्छा, क्रिश एंड पार्थ, तो आप पूछ रहे थे कि वाटर स्ट्राइडर क्यों चल पाता है, मतलब मैं पूछ रही थी कि वाटर स्ट्राइडर क्यों चल पाता है पानी के ऊपर। आपको मैं कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी, मैं आपको सरफेस टेंशन एक्सप्लेन कर रही थी। तो सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, पार्टिकल्स अंदर की तरफ पुल कर रहे थे, खींच रहे थे, और ऊपर के मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स थे वो स्ट्रेच हो गए थे ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पास वाले पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर वाले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नीचे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऊपर की जो लेयर थी, जो सरफेस की लेयर थी, वो हो गई एकदम स्ट्रेच, ठीक है। तीन तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और ऊपर से वो जो वाटर स्ट्राइडर है उसका जो प्रेशर लगेगा वो बहुत कम होता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए अब जो है वो उसके ऊपर चल पाता है। हम क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि हमारा फोर्स बहुत ज्यादा है। हमारे फोर्स की वजह से जो प्रेशर लगेगा, मतलब मास की वजह से जो फोर्स और उसके बाद जो प्रेशर लगेगा वो बहुत ज्यादा है। वो सरफेस टेंशन जो क्रिएट हुई है उससे ज्यादा फोर्स है, इसलिए हम नहीं चल पाते। लेकिन वाटर स्ट्राइडर, उसका मास बहुत कम है, तो वो जो स्ट्रेच पुल क्रिएट हुआ है सरफेस पे, जो सरफेस टेंशन क्रिएट हुआ है, वो उसकी वजह से उस पर चल पाता है, ठीक है। क्रिश एंड पार्थ, चलिए बढ़े आगे। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था सर जॉन डाल्टन ने, बाबा डाल्टन, ठीक है। बहुत सारी बातें कह गए थे बाबा जी, तो बाबा डाल्टन ने ये लॉ दिया था, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी कि अच्छा ये भी इन्होंने दिया था, ये भी इन्होंने दिया था, ठीक है। चलो, एक पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि एक सब्सटेंस अगर दूसरे सब्सटेंस से, मतलब एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि एक एलिमेंट अलग अलग रेशियो में दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी बना देता है, ऐसा वो कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं सर जॉन डाल्टन ने, क्या कहा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकता है, उनके बीच में कंबाइनिंग रेशियो अलग अलग होगा, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है उसके अलग अलग जो कंपाउंड्स बने हैं उसके साथ उनके बीच में कुछ सिंपल रेशियो होगा। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको ये बात ज्यादा क्लियर होगी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की, ये दो एलिमेंट्स हैं। कार्बन का मास है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16। तो ये कार्बन जब 16 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ये 12 ग्राम कार्बन जब 16 ग्राम कार्बन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तब बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही 12 ग्राम कार्बन अगर 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तब बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखें यहाँ पे फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट इज रिएक्टिंग विद डिफरेंट मासेस ऑफ अदर एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में जो मास रिएक्शन हुआ है, इसमें भी
एक सिंपल रेशियो है, कितना, 1:2 का। देखिए सिंपल रेशियो है इनके बीच में, ठीक है, राइट। तो क्या कह रही है अभी ये डेफिनेशन, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, then different masses of one element which combine with a fixed mass of other element. ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस कंबाइन हुए हैं किसके साथ, फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ, ठीक है, बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। इनके बीच में जो ऑक्सीजन कंबाइन हुई है इसके बीच में भी एक सिंपल रेशियो होगा, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है आपस में कंबाइन होती हैं। यहाँ पे जब हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन, फिक्स्ड मास हो गया हाइड्रोजन का, 2 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो H2O बनाएगा। और अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इनके बीच में आप रेशियो देखिए कितना है, H2O2 एंड H2O एंड H2O2, इनके बीच में जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है इनके बीच का रेशियो है 16:32, दैट इज अगेन 1:2। तो ये जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनके मासेस के बीच में भी एक सिंपल रेशियो होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगेन यहाँ पे चलिए इस एग्जाम्पल को मेरे से पहले आप करिए, मैं कर रही हूँ बोर्ड पे, लेकिन आप जल्दी से इसके साथ, इसका और ऑक्सीजन के साथ अगर मैं कॉम्बिनेशन करा रही हूँ, ऑक्सीजन के साथ इसके 2 कंपाउंड्स यहाँ बनेंगे। तो एक कंपाउंड है जिसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक कंपाउंड है जिसमें 48 ग्राम्स ऑफ 32 ग्राम सल्फर के साथ 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है, तो प्रोडक्ट बन रहा है SO3। तो आपको दिख रहा है कि इनके बीच में क्या रेशियो है, 2:3 का, राइट। इज इट क्लियर? आपको ये समझ आया? जल्दी बताइए, अगर समझ आ गया तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो क्विकली। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, एक क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एलिमेंट X एंड Y फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। इन फर्स्ट कंपाउंड 0.324 grams of X is combined with 0.471 grams of Y. In the second compound, 0.17 gram of X is combined with 0.0509 grams of Y. Show that these data illustrate the law of multiple proportion. यानी कि अब आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन आ गया मल्टीपल प्रोपोर्शन का। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि जो पहले तो मास फिक्स्ड करिए, एक एलिमेंट का मास फिक्स करिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों एलिमेंट फर्स्ट केस में, केस 1, ठीक है, केस 1 एलिमेंट X और एलिमेंट Y। एलिमेंट X का मास है 0.324 ग्राम्स और एलिमेंट Y का मास है 0.471 ग्राम्स, ठीक है। फिर आइए दूसरे वाले केस 2 पे। केस 2 में एलिमेंट X का मास है 0.117 ग्राम्स और Y का मास है 0.509 ग्राम्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि किसी भी एक भी एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करिए, एक का मास फिक्स कर लीजिए, ठीक है, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लीजिए। यानी कि आप देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, यहाँ पे हमने हर बार 2 ग्राम हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्शन 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्शन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कराया था। सिमिलरली 12 ग्राम कार्बन का, एक कार्बन का मास हमने फिक्स किया था,
कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 12 ग्राम कार्बन कंबाइन करा था और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 12 ग्राम। तो एक एलिमेंट का मास फिक्स था, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है, दोनों के मासेस अलग अलग दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी एक का मास फिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम ये x का मास फिक्स कर लेते हैं। सो अगर 0.117 grams of x is combining with 0.509 grams of y, तो 0.324 grams of x will combine with how much? जल्दी से बताइए, 509 by 0.117 into 324.324, जल्दी बताइए y के कितने मास के साथ कंबाइन करेगा? चैट बॉक्स में जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितने मास ऑफ y के साथ कंबाइन करेगा? .117, it's almost 2.8 times into 0.509, so ये कंबाइन करेगा 1.409 या हम कह लें 1.41 ग्राम्स ऑफ y के साथ, ठीक है। तो एक कंपाउंड में 0.324 grams x is combining with 0.471 grams of y, and here it is combining with 1.41 grams of y, compound 1 and compound 2। अब इनके बीच में आपको निकालना है एक रेशियो, सिंपल रेशियो। जल्दी से इनका रेशियो निकालिए और चैट बॉक्स में टाइप करिए। ये आएगा 1.41 upon 0.471, so it is approximately 3:1 का रेशियो आएगा, 3:1 का रेशियो आएगा। जल्दी से टाइप करके बताइए क्या आपका ये आंसर आया? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपका ये आंसर आया, 3:1 का रेशियो आया। 3 पार्ट्स हियर। आपको किसका रेशियो निकालना है? इसके और इसके बीच में रेशियो निकालना है व्हेन यू आर डूइंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। 3:1 का रेशियो आ रहा है। एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके फिर थम्स अप दीजिए कि आपका ये आंसर आ चुका है। अमन थोड़ा सा पीछे जाके, थोड़ा सा आप उसको पीछे जाके देखिए। यहाँ पे एक एलिमेंट का मास हमने फिक्स किया है और उसके उस फिक्स्ड मास के साथ दूसरे एलिमेंट्स कौन कौन से, ये कंपाउंड 1 बन रहा है, कंपाउंड 1 में, एंड दिस इज कंपाउंड 2, ठीक है। 0.324 ग्राम्स ऑफ x के साथ कंपाउंड 1 में 0.471 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड एलिमेंट y कंबाइन हो रहा है और सेकेंड कंपाउंड के अंदर 1.41 ग्राम्स ऑफ y कंबाइन हो रहा है। तो दोनों y का, कंपाउंड 1 में जो y कंबाइन हो रहा है और कंपाउंड 2 में जो y कंबाइन हो रहा है, उनके बीच में रेशियो निकालना है आपको। हमने कैसे निकाला? आपको जो डेटा दिया हुआ था वो डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए दिया गया था। एलिमेंट x का मास हमने एक मास फिक्स कर लिया था, ये वाला मास
फिक्स कर लिया था, ठीक है, इसको फिक्स कर लिया था कि एलिमेंट x के 0.324 ग्राम के साथ 0.324 ग्राम x के साथ कितना 0.471 ग्राम ऑफ y कंबाइन कर रहा है इन कंपाउंड 1, तो कंपाउंड 2 में 0.324 ग्राम्स ऑफ x के साथ कितना एलिमेंट y कंबाइन करेगा, वो हमने यहां से कैलकुलेट करा था 1.409 आया था, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 1.41 ले लिया था। बेटा गुलाम घोष, बुक्स फॉर केमिस्ट्री ओलंपियाड स्ट्रिक्टली मैंने आपको बोला है एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा आपको, गुलाम आई एम टॉकिंग टू यू ओनली, एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 11th और क्लास 12th की, ठीक है, और उसके अलावा मैं जो यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो भी, इसके अलावा क्लास 8, 9, 10th का सारा कंटेंट आपको पता होना चाहिए। एंड यस, आपको अगर रीडिंग मटेरियल चाहिए तो आप कोई सी भी ऐसी बुक ले सकते हैं। सेकंड को फिक्स करा तो आंसर सेम आएगा, नहीं, हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, सेकंड को फिक्स करेंगे तो भी आप करके देखिए, ट्राई करके देखिए, बिल्कुल आ जाएगा। आप सेकंड को फिक्स करके देखिए तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि उनके बीच में एक प्रोपोर्शन तो रहेगा ही ना, ठीक है। नहीं बेटा, दोनों का एडवांस और ओलंपियाड का सिलेबस थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। ओलंपियाड का बेसिकली कोई सिलेबस ही नहीं है, वो कभी कभी बियॉन्ड जेई भी चला जाता है कुछ जगहों पे, ठीक है, तो इसलिए हमको करना सब कुछ है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी तो फॉलो करनी ही करनी है, और उसकी डेप्थ में हम जा रहे हैं, राइट। तो चलें आगे, बढ़ें आगे, राइट। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन गुलाम। बेटा आईजेएसओ का बैच अभी बना नहीं है, है ना, प्लस पे अभी आईजेएसओ के बैच की इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, आप वहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं, राइट। तो प्लस पे आप आईजेएसओ का बैच ज्वाइन कर लें और आप वहाँ पे इंक्वायर करें कि आई होप आप हैं कौन सी क्लास में, आई होप यू आर इन 8th और 9th, कौन सी क्लास में है गुलाम आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, नेक्स्ट वन। अच्छा, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स आ गया। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, gases react with each other in a simple ratio of their volumes, and if the product is also in gaseous state, the volumes of the product also bears a simple ratio with the volumes of gaseous reactants when all volumes are measured under similar conditions of temperature and pressure. जब भी कोई गैसेस सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे मेजर की जाती हैं, प्रेशर और कंडीशन, प्रेशर और टेम्परेचर, ये लॉ हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, ये लॉ दिया था गेल-लुसाक ने, ये लॉ दिया गया था आइडियल गैस के लिए। क्या हुआ, प्लीज साइड, कहाँ जाऊं अमन, कहाँ जाऊं, प्लीज शिफ्ट, अच्छा चलो। तो ये लॉ जो है ये दिया गया था आइडियल गैस के लिए, और ऐसा कहा गया कि जब भी कोई गैसेस आइडियल कंडीशंस के अंदर, आइडियल कंडीशंस यानी कि हम स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सॉरी नॉट आइडियल, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखें, तब जब गैसेस आपस में कंबाइन कर रही हैं और अगर वो प्रोडक्ट भी गैसियस बना रही हैं, तो कंबाइनिंग जो गैसेस हैं उनके बीच में मोल्स का रेशियो फिक्स्ड होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा अगर वो गैसियस है तो इन दैट केस, अगर गैसियस प्रोडक्ट ही बन रहा है तो इन दैट केस उसका भी रेशियो फिक्स्ड होगा। मतलब क्या कहा, मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, इस इक्वेशन को मैं बैलेंस कर दूं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा मान लूं कि ये जो नंबर है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको आप 1 मानेंगे, और ये दीज आर कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं ये, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और यहाँ पे हम इसको हम आगे पढ़ेंगे इसको कि हम मोल्स की तरह कैसे यूज करते हैं इसको, और हम इसको वॉल्यूम्स के लिए भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम उसको वॉल्यूम के लिए यूज कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो गैस है
कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पे। तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो 2:1 के रेशियो में कंबाइन करेगी। क्या कह रहे हैं? गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो वो 2:1 के रेशियो में ही कंबाइन करेगी। एंड इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट also bears a simple ratio with the volume of the gaseous reactants when all volumes are measured under similar conditions of temperature and pressure। सबको हमने एक ही सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पे अगर हम देखें तो जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो भी गैस है, जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो भी गैस है तो उसका रेशियो भी फिक्स्ड होगा। अगर मैं ऑक्सीजन के साथ इसका रिलेशन देखूं कार्बन डाइऑक्साइड का तो 1 मोल ऑक्सीजन या 1 लीटर ऑक्सीजन, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो 1 लीटर ऑक्सीजन 2 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से इसका रिलेशन देखूं तो अगर 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड हमने रिएक्टेंट्स में ली है और वो पूरी कंज्यूम हो रही है तो वो 2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो इनके बीच में भी अगर प्रोडक्ट जो गैसियस है उसके बीच में भी उसका भी इनके साथ जो रेशियो है वो भी एक सिंपल रेशियो होगा, वो रेशियो भी फिक्स्ड होगा। राइट, एक बार फिर से देख लेते हैं। गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स एंड इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैसियस, अगर प्रोडक्ट भी गैस बना है तो वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो बेयर अ सिंपल रेशियो विद द वॉल्यूम्स ऑफ द gaseous reactants when all volumes are measured under similar conditions of pressure and temperature। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते ही बदलते ही किसी भी गैस की वॉल्यूम बदल जाती है। तो हमने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को सेम ही रखा है, सिमिलर ही रखा है, और तब देखा है कि 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे I hope it is clear. You are in class 11th, so beta this course is not applicable for you. If you are in class 11th, Gulam, class 11th and 12th के लिए ICHO होता है बेटा, NSCJS नहीं है। This is NSCJS. This is for class 8 to 9th students, या 8th के नीचे भी कोई हैं, 7th, 8th, 9th students, they can appear for NSCJS and IGSO। बाकी 11th and 12th के लिए the targeted exam is ICHO। ठीक है, केमिस्ट्री ओलंपियाड। क्रिश थोड़ा सा पीछे करिए, इसको रिवाइंड करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और सुनिए। राइट, तो यहाँ पे हमने कहा कि चलिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करूं, H2 प्लस O2 विल फॉर्म H2O। अब ये टेम्परेचर की कंडीशंस जो हैं दैट विल बी अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ गेल-लुसाक्स लॉ की बात कर रहे हैं जो कि है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या गैसियस वॉल्यूम्स की। गैस तो 100 डिग्री के नीचे वो गैस नहीं होगा, लिक्विड होगा, इसलिए हम अबव 100 डिग्री सेल्सियस बात कर रहे हैं। हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं और यहां देखिए इसको हमने किया बैलेंस। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन is going to combine with 1 liter of oxygen to form 2 liters of water vapor। 2 liters of water vapor। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो देखूं तो 2:1 का रेशियो है। राइट, इनकी वॉल्यूम्स के बीच में रेशियो क्या है? 2:1 का रेशियो है। अगर 2 लीटर हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हो रहा है वाटर बनाने के लिए तो यहाँ पे कितना वाटर बनेगा? 2 लीटर वाटर बनेगा। वाटर नहीं, वाटर वेपर बनेगी, क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं। राइट, तो अब रिएक्टेंट्स के बीच में भी एक सिंपल रेशियो है, उनकी वॉल्यूम्स के बीच में, रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम्स के बीच में भी सिंपल रेशियो है, और क्योंकि प्रोडक्ट भी एक गैस है तो प्रोडक्ट की वॉल्यूम का भी एक सिंपल रेशियो है रिएक्टेंट की वॉल्यूम से। ठीक है, तो 2:1 के रेशियो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर मैं हाइड्रोजन से कंपेयर करूं तो अगर 2 लीटर्स हाइड्रोजन ली गई है तो 2 लीटर्स वाटर वेपर बनेगा। अगर 1 लीटर ऑक्सीजन ली गई है
तो तब भी 2 लीटर वाटर वेपर बनेगा। सो इनके बीच में, ऑक्सीजन और वाटर वेपर के बीच में रेशियो है 1:2, हाइड्रोजन और वाटर के बीच में रेशियो है 1:1, राइट? देख रहे हैं 2:2 या 1:1। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़े। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। गुलाम, आप ICHO का सिलेबस जो है वो HBSC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहले तो ये इंश्योर करें कि सारी की सारी गैसेस हैं, राइट? फॉर्मूला नहीं भी आता है कोई बात नहीं, नाम लिख लीजिएगा, नाम तो उन्होंने बता ही दिया, बट फॉर्मूला आना जरूरी है। फॉर्मूला क्यों आना जरूरी है? क्योंकि आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे देखिए इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपको इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करना होगा, ठीक है? चलिए इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, तो मुझे कम से कम यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ये भी 2 लग गया, इक्वेशन हो गई बैलेंस। ओके, नाउ अब हमको रेशियो क्या दिख रहा है इनके बीच में? जो मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग करी है, उस बैलेंसिंग का जो नंबर है, नंबर, उस नंबर को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगी इसी चैप्टर में, आगे जब हम मूव करेंगे तो मुझे आपको बैलेंसिंग भी सिखानी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि रिएक्शंस करेंगे आगे मोल कॉन्सेप्ट में, स्टोइकियोमेट्रिक जो अब हम करेंगे स्टोइकियोमेट्री, उसके अंदर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आई विल बी टीचिंग यू सेपरेटली। बट अभी फिलहाल आप यहाँ देख लीजिए कि बैलेंसिंग का मतलब है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होने चाहिए हर एलिमेंट के। यानी कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन होने चाहिए। यहाँ रिएक्टेंट्स में टोटल 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 और ये 2, 4, ठीक है? 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट में भी मेरे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी कि ये नंबर, ठीक है, इस नंबर को मैं उसके मोल्स के लिए या उसकी वॉल्यूम्स के लिए भी यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं उसकी वॉल्यूम को यूज कर रही हूँ। अब मैं उसका रेशियो देखना चाहूंगी, क्या कि 2 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड को 1 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है? 2 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 1 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। अब जो प्रोडक्ट बना है वो भी गैसियस है, यानी कि अगर 2 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड कंज्यूम हो रही है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे 2 लीटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है? 2 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट होके किसमें कन्वर्ट होगी? 2 लीटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। सिमिलरली अगर मुझे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बीच में रेशियो देखना है, तो मैं कहूंगी उसके बीच में रेशियो है 1:2, जिसका मतलब ये है कि 1 लीटर ऑक्सीजन जो है वो 2 लीटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी। ऑलराइट, ये तो हो गया हमारा स्टोइकियोमेट्री से एनालिसिस। अब देखते हैं हम डेटा क्या दिया हुआ है। 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कुछ भी हो सकती है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में दिए, बस हमको ध्यान ये रखना है कि सारी वॉल्यूम्स की यूनिट सेम हो। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। What would be the composition of the resulting mixture? 500 सेंटीमीटर क्यूब आपको नाइट्रिक ऑक्साइड ली गई थी, 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन ली गई थी। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा तो हमको पता है, कितना बनेगा और रिजल्टिंग मिक्सचर का कॉम्पोजिशन क्या होगा। चलिए देखते हैं, इस रेशियो के हिसाब से चलते हैं। 2 लीटर्स नाइट्रिक ऑक्साइड को 1 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 500 सेंटीमीटर को कितनी की जरूरत होगी? एक बार चेक कर लेते हैं, राइट? इसका रिवर्स नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 1 लीटर ऑक्सीजन को 2 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत है। तो 300 सेंटीमीटर क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 चाहिए, तो यहाँ 600 तो है नहीं, तो हमें किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? 500 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हम एक बार देख लेते हैं। 2 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड रिक्वायर्स 1 लीटर ऑक्सीजन, सो 500 सेंटीमीटर क्यूब of nitric oxide will require how much? 1/2 into 500, that is 250 centimeter cube of oxygen.
तो यहां पर इसमें से कितनी कंज्यूम हो जाएगी, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होगी और और बचेगा कितना, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन बच जाएगी, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन बच जाएगी। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में क्या बनने वाला है, जितनी नाइट्रिक ऑक्साइड कंज्यूम हुई है, प्रोडक्ट के बीच में रेशियो क्या है, 2:2 का रेशियो है, यानी कि 1:1 का रेशियो है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रिक ऑक्साइड कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी, 500 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने वाली है। आपसे क्या पूछा गया, कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर वुड बी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। टोटल वॉल्यूम जो होगी 550 सेंटीमीटर क्यूब होगी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या होगी, 550 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑक्सीजन की वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, इज इट क्लियर, क्या इसमें कोई डाउट है, क्या इसमें कोई डाउट है, इज इट क्लियर? ऑल राइट, ग्रेट सेक्शन। चलिए, नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। अरे एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन के लिए एक एम्प्टी स्लाइड ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लॉ है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वैसे ये एक स्पेशल केस है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास का एक स्पेशल केस है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 3 एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं। तो 3 एलिमेंट्स मान लीजिए हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लेते हैं। एक एलिमेंट लेते हैं हम कार्बन, और इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है ऑक्सीजन से, और दूसरा एलिमेंट है कार्बन कंबाइन होता है हाइड्रोजन से सेपरेटली, ठीक है। एक एलिमेंट है कार्बन जो कि ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो रहा है, और ये एलिमेंट हाइड्रोजन से भी कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहा है। तो जब ये एलिमेंट कार्बन जो है जब ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तब बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एलिमेंट जब हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है तब बना रहा है मीथेन। और साथ में ये जो 2 एलिमेंट्स हमने लिए हैं नीचे, ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन होते हैं और कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि H2O या फिर H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट सेपरेटली विद दीज एलिमेंट्स। अब आप देखो एक बार, जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और यहाँ पे मीथेन बन रहा है, ये जो एलिमेंट है कार्बन इन दोनों एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके सेपरेटली 2 कंपाउंड्स बना रहा है। तो आप देखो यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन का मास हमने फिर से फिक्स कर दिया, 12 ग्राम कार्बन, यहाँ पे 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, और इधर 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, 12 ग्राम कार्बन इधर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, वही 12 ग्राम कार्बन इधर 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो इनके बीच में आप देखिए रेशियो क्या आ रहा है, 1:8
8, 4 8 32। इनके बीच में रेशियो क्या आ रहा है? 1:8। इज इट क्लियर? ये बात समझ आई? ठीक है, एक एलिमेंट कार्बन दो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके दो अलग प्रोडक्ट बना रहा है, और जो एलिमेंट्स हमने चूज किए हैं वो आपस में भी रिएक्शन करके कोई एक तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें से अब हमने क्या देखा, जब कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन का एनालिसिस करा हमने, ठीक है, तो इनके बीच में रेशियो आया कि 12 ग्राम कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज करता है, और 12 ग्राम कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है मीथेन बनाने के लिए तो वो 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज करता है। तो 12 ग्राम कार्बन के साथ जो ये एलिमेंट्स का मास कंबाइन हो रहा है वो कितना है? 32:4, जो इनका रेशियो आया है 8:1। ठीक है, कितना रेशियो आया है? 8:1, या इसे मैं फ्लिप करके लिख दूं तो 1:8। 1:8 सुनते ही कुछ चमका। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी सेपरेटली, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी सेपरेटली, और क्या बनाएगी? वाटर। क्या बनाएगी? वाटर, H2O। तो इनके बीच में रेशियो क्या आएगा? देखो देखो, हाइड्रोजन का मास कितना है? 2:16। हाइड्रोजन का मास 2, एक एटम का मास 1, दो एटम्स का मास 2, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16। रेशियो देखो क्या आ रहा है? 1:8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है रेशियो? 1:8। और सिमिलरली अगर ये दूसरा प्रोडक्ट बनाती है H2O2, तो अब देखते हैं इनके बीच में रेशियो क्या आ रहा है? 2:32, यानी कि 1:16। तो ये लॉ क्या कहता है कि एक एलिमेंट जब दो एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो पहले एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जो दोनों एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उनके मासेस का जो रेशियो होगा, वो दोनों एलिमेंट्स, कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब सेपरेटली कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में या तो ये रेशियो सेम आएगा या इनका मल्टीपल आएगा। या तो सेम आएगा जैसे कि 1:8 यहां पे आया है, और या फिर इनका मल्टीपल आएगा 1:16। एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, जो कि दिया था रिक्टर ने। ठीक है, जो कि दिया था रिक्टर ने, राइट। एंड इट इज ये मतलब एक स्पेसिफिक केस है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का, राइट। इसको रिक्टर ने दिया था बेटा, क्रिश, इसको रिक्टर ने दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड लिमिटेशंस एंड मॉडिफिकेशंस। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अभी ये सारे जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हुए थे, बहुत सारी रिसर्चेस चल रही थी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनके हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करके क्या हुआ, कुछ लॉज दे दिए गए। ठीक है, रिसर्च अभी भी जारी थी। ठीक है, लोग कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे थे, लोग प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे थे। आगे स्टडी करते करते डाल्टन ने कुछ अजम्पशंस किए, पढ़ते पढ़ते उनको जो बात समझ में आई उन्होंने उसके अजम्पशंस लगाए। उन अजम्पशंस को हम कहते हैं पोस्टुलेट्स, और उन्होंने एक थ्योरी ड्राफ्ट कर दी जिसको हम जानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी ड्राफ्ट करी, उनको जो सही लगता गया, जो वो पढ़ते गए, उनको जो सही लगता गया, जो भी एक्सपेरिमेंट स्टडी करते गए, लोगों की रिसर्च स्टडी करते गए, उनको जो कुछ भी सही लगता गया वो उसको ड्राफ्ट करते गए कुछ पोस्टुलेट्स के फॉर्म में, यानी कि कुछ अजम्पशंस के फॉर्म में। ऑल्दो वो अजम्पशंस में बाद में कुछ करेक्शंस आते चले गए, जैसे उन पे रिसर्चेस हुई, एक गाइडलाइन मिल गई बेसिकली। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि उस समय जब कुछ भी नहीं था तब उन्होंने एक बहुत बेसिक गाइडलाइन दे दी थी। उन गाइडलाइंस को पढ़ के ऑब्वियसली किसी ने एक बार कुछ काम किया है तो दूसरा व्यक्ति जब उसी काम को करेगा तो कुछ रिविजन उसमें करेगा, कुछ गलतियां मिलेंगी पहले किए हुए काम में, उन गलतियों को सुधारेगा, कुछ बेटर चीज देगा, क्योंकि एक गाइडलाइन, एक बेस मिल गया। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने एक बेस प्रोवाइड किया लोगों को काम करने के लिए, आगे बात को समझने के लिए एक बेस दिया। और उसमें सबसे जरूरी बात जो डाल्टन ने कही थी वो बात कही थी एटम के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा था और फिर उनकी थ्योरी में क्या क्या चेंजेस लाए गए, उनको मॉडिफिकेशंस में देखते हैं। सो पोस्टुलेट्स, पहला पोस्टुलेट कहता है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। तो जितने भी हमारे आसपास चीजें जो भी बनी हुई हैं, जितना भी हमारे आसपास कुछ बना हुआ है, सब कुछ उसको हम डिवाइड रीडिवाइड करते चले जाएं तो जो सबसे छोटा पार्टिकल निकल के आएगा
उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। ठीक है, एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर रीडिवाइड नहीं किया जा सकता। तो डेमोक्रिटस एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि, ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा कि डेमोक्रिटस ने ये टर्म कॉइन किया एटमॉस, राइट। एटमॉस वाज इन ग्रीक, जिसका मतलब था इनडिविजिबल, एंड एटम इज इन इंग्लिश। उसी को इंग्लिश में डाल्टन जो थे इंग्लिश टीचर थे, तो ब्रिटिश टीचर थे, तो इंग्लिश में उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया और एटम बना। एटम का मतलब भी होता है इनडिविजिबल, राइट। सो हियर एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। ठीक है, atoms are ultimate particles of matter which cannot be created or destroyed in a chemical reaction and cannot be further subdivided into simpler particles। उन्होंने कहा कि एटम ही वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे मैटर पूरा बना हुआ है। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और उसको फर्दर सब डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट आपको कुछ कुछ खटक रहा होगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब वो कह रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, सॉरी, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं। ठीक है, एक जैसे हैं, उनका मास भी सेम है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। Excuse me. Excuse me. All right. So atoms atoms of a particular element are identical in all respects. This means that they have same mass, size and also same chemical properties. तो वो कह रहे हैं कि एटम्स जो हैं, किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी, उनका मास, उनका साइज, सब कुछ एक जैसा है। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कुछ बात करी थी जो इससे बिल्कुल अलग थी। ठीक है, मतलब मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये मैं आपको वो पॉइंट्स दिखा रही हूँ जहां पर गड़बड़े आनी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे और रिसर्चेज इनको देखा, ये पोस्टुलेट मिला कि सारे एटम्स एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, तो फिर उसके बाद उसको फिर स्टडी किया गया, रिसर्च में पाया गया तो भैया यहाँ तो कुछ गड़बड़, तो इसको चेंज किया गया और वो मॉडिफिकेशंस में डाला गया। देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस एंड आल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ निकल आई। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ किसकी बात कर रहे थे? एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट की बात कर रहे थे, और यहाँ पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब atoms are the smallest particle of matter which can take part in a chemical reaction। ये बात बिल्कुल सही है, एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाती है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा H2, नेचर में कैसे एग्जिस्ट करती है? H2 के फॉर्म में। तो वो जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक अपार्ट होता है, राइट। हाइड्रोजन के एटम्स में टूटता है। सिमिलरली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी टूटता है एटम्स के फॉर्म में, और फिर वापस से उनका रिकॉम्बिनेशन होता है, कुछ इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, और एक ऑक्सीजन का एटम दो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कंबाइन करता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल पूरा जाके कंबाइन नहीं हो जाएगा, वो एटम्स में पहले चेंज होगा और उसके बाद टूटेगा, और फिर वो एटम है जो आगे जाके कंबाइन होगा और मॉलिक्यूल या नया कंपाउंड बनाएगा। ऑलराइट, देन द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये अब देखिए, मैं पोस्टुलेट को पहले तो आपको समझा दूं। रिलेटिव नंबर, इसका क्या मतलब होता है? एंड काइंड ऑफ एटम्स, किसी भी कंपाउंड के अंदर काइंड ऑफ एटम, कौन सा एटम यूज करें, कौन से एलिमेंट का एटम, यानी कि काइंड्स ऑफ एटम्स, कौन से एलिमेंट के एटम्स हम यूज कर रहे हैं, ये फिक्स्ड होता है। फिर रिलेटिव नंबर,
कंपैरेटिवली उसका नंबर की अगर हम बात करें, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार जब भी घर में आते हैं क्या होता है, कंपैरिजन होता है, आपका ये अच्छा है, आपका बेटा ऐसे अच्छा है, देखो ये इनका बेटा इतना अच्छा है, इनका बेटी इतनी अच्छी है, उनकी बेटी चाय बनाती है, उनका बेटा ये करता है वो करता है, तो वो रिलेटिव्स के साथ क्या होता था, हमेशा कंपैरिजन हो जाता है ना। तो यहाँ पे वही रिलेटिव नंबर, हम क्या बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। किससे कंपेयर करेंगे, किसी भी एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है, पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड के अंदर जो किसी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको कार्बन और ऑक्सीजन काइंड ऑफ एटम कौन से चाहिए, काइंड ऑफ एटम मतलब कौन से टाइप का एटम चाहिए, कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बनानी तो सल्फर और ऑक्सीजन से नहीं बनेगी, कार्बन और ऑक्सीजन ही चाहिए। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन इज द काइंड ऑफ एटम। अब रिलेटिव नंबर की बात करें तो एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, ठीक है, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। अगर एक एक एटम कर दिया तो ये बन जाएगी पॉइजनस गैस, ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। हमको एक पर्टिकुलर कंपाउंड चाहिए, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड, हमको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमको कार्बन और ऑक्सीजन ही चाहिए और एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए। तो यही है काइंड्स ऑफ एटम एंड रिलेटिव नंबर, ये हमको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। जो अभी हमने समझा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में वही बात है, ठीक है। देन नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स may combine in different ratios to form more than one compound। अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, law of multiple proportion। atoms of two different elements may combine in different ratios, two elements combine in different ratios to form more than one compound। for example कार्बन एंड ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लीजिए। कार्बन और ऑक्सीजन अगर 3:4 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और कार्बन और ऑक्सीजन अगर 3:8 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सिमिलरली सल्फर और ऑक्सीजन अगर 1:1 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, और अगर 1:3 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो 2:3 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं किसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इससे हमें फायदा क्या क्या मिले, देखिए हमने 3 बेसिक लॉज पढ़े थे, कौन कौन से, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो सेकेंड वाला लॉ है, एटम्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर एटम क्रिएट नहीं हो रहा है और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो उसका मास भी क्रिएट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में। सो हम क्या कह रहे हैं कि टोटल मास रिमेन्स कंजर्व, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो एटम के अंदर ही उसके न्यूक्लियस में ही मास होता है, मास भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, मास ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। और ये वाला पोस्टुलेट क्या करता है, ये वाला पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रहा है। अब आ जाइए इस वाले पोस्टुलेट पे, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। ये क्या कह रहा है, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये वाला लॉ, ये वाला पोस्टुलेट जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये जो उनकी रिसर्चेस हुई थी उन्होंने उससे ये पोस्टुलेट्स बनाए, और ये पोस्टुलेट्स सपोर्ट कर रहे थे कौन सी थ्योरीज को, कौन से एक्सपेरिमेंट से डिराइव किए गए लॉज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये तीसरा वाला लॉ, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ये वाला लॉ सपोर्ट कर रहा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, ठीक है, राइट। अब चलते हैं हम मॉडिफिकेशंस की तरफ। ये देखिए हमने एक्सप्लेनेशन की बात कर ली, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, फर्दर एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन्होंने सारी बात किसकी करी थी, इन्होंने सारी बात एटम की करी थी,
और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने सारी बात एटम की करी थी कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके अंदर मास की, तो एटम कैन, सिंस एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ओनली रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। Then next comes explanation of law of constant proportion. One of the postulates explains क्या number and kind of atoms in a compound is always fixed. This implies that a compound is always made up of same element and same ratio of atoms. ठीक है, in a compound is fixed. एक compound के अंदर number of atoms और उनका ratio जो है किसी भी element का fixed रहता है. As atoms have fixed masses, this means that in the compound the elements are combined in a fixed ratio by mass. ठीक है, fixed ratio by mass से combine होते हैं. Law of multiple proportion क्या कह रहा है? Atoms of two different elements may combine in different ratios to form more than one compound. अब आते हैं हम modifications की तरफ. क्या problems थी और उनको कैसे combat किया गया? आप देखिए यहाँ पे क्या कहा, every particle, if every matter is made up of very small particles known as atoms, correct. ठीक है, next atoms are the ultimate particle, यहाँ तक भी ठीक है कि उसको create या destroy नहीं किया जा सकता किसी भी chemical reaction के अंदर, and cannot be further subdivided into smaller particles. यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई. आप जानते हैं कि एटम को हम सब डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में. ठीक है, तो यहाँ पे एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अगला पोस्टुलेट, ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ऑक्सीजन के आइसोटोप्स के बारे में. किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे हर रिस्पेक्ट में होने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था. मास में, साइज में, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज में. देखिए अगर मास, हम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास वाले एटम्स पाए गए, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम. ठीक है, और ट्रीटियम तो रेडियो एक्टिव भी है. सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 16, 17, 18, ऐसे ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के आइसोटोप्स मिलने लग गए. तो यहाँ पर ये वाला पोस्टुलेट भी गलत हो गया. ठीक है, इसमें भी हमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ी. Atoms of different elements have, और प्लस हाँ एक और बात इसमें यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टीज की बात की गई. तो यहाँ पे आप जानते हैं एलोट्रोप्स होते हैं. एलोट्रोप्स जानते हैं आप क्या होते हैं? एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, एक एलिमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है. जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में एग्जांपल दिया था, कार्बन का एग्जांपल दिया था कि कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. तो कार्बन जब ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है देन इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन वही कार्बन अगर डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सो इट इज नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, तो एक ही एलिमेंट है कार्बन, उसके सेम ही एटम्स हैं, लेकिन क्या हो रहा है उसका, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एलोट्रोप्स के अंदर एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही हैं. ऑल्दो जब वो दोनों केमिकली रिएक्ट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेंगे अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो. ऑलराइट, atoms of different elements have different masses, sizes and also chemical properties. अब यहाँ पे फिर से थोड़ी सी तकलीफ हो गई. different masses, atoms of same element have atoms of different elements have different masses. उन्होंने कहा अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके सब के एटम्स के मासेस अलग अलग होंगे. लेकिन यहाँ पे भी तकलीफ हो गई जब पाया गया कि कुछ आइसोबार्स मिल गए. ठीक है, हम जानते हैं बड़ा फेमस एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनके एटॉमिक नंबर 18, 19, 20 और इनके मासेस 40, 40, 40. ठीक है, तो ये कहलाए आइसोबार्स. जब आइसोबार्स मिल गए तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई. ठीक है, बाबा डाल्टन की थ्योरी यहाँ पर भी थोड़ी गड़बड़ा गई, लड़खड़ा गई. आगे चलते हैं. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये एकदम सही बात है. बाकी दोनों पोस्टुलेट्स भी एकदम सही हैं. ठीक है, बाकी दोनों पोस्टुलेट्स भी एकदम
सही है, राइट। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो थी वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आए। अब आप देखिए यहाँ पे आगे मॉडिफिकेशंस में हमने क्या लिमिटेशंस एंड मॉडिफिकेशंस। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स वर थॉट टू बी इंडिविजिबल बट एटम्स कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो हमने अभी बात करी। देन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी said that all atoms of an element have exactly same mass but atoms of same element have slightly different masses as in case of isotopes की हमने बात करी। Then Dalton's atomic theory said that atoms of different element have different masses but different elements have same masses as in case of isobars की हमने बात करी। Then substances made up of same kind of atoms may have different properties and element in two or more forms have different physical properties but identical chemical properties called as allotropes। और मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था डायमंड और ग्रेफाइट का, और एलोट्रोप्स की अभी हमने बात करी थी। अच्छा, एक और पोस्टुलेट है जो कहता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं एक सिंपल रेशियो में। जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक सिंपल रेशियो में, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, इसके अंदर भी बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो नहीं है, ठीक है। उनके बीच में जो रेशियो है फिक्स्ड तो है मगर इट इज नॉट अ सिंपल रेशियो, नॉट अ सिंपल रेशियो, ठीक है। हम ग्लूकोज देख सकते हैं, सुक्रोज देख सकते हैं, शुगर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम सोप के मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे ये रेशियोज इंटीग्रल हैं, फिक्स्ड हैं, बट दे आर नॉट सिंपल। सो इन मॉडिफिकेशंस के साथ जो थ्योरी आई उसको हम कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इन मॉडिफिकेशंस को अप्लाई करके जो थ्योरी आई उसको हम कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। चलिए, अब एटॉमिक थ्योरी के बाद हमको क्या पता चल गया कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है। अरे मैंने चार्ट्स तो देखे नहीं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट atomic masses. Example, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, ठीक है। ये इनका एटॉमिक नंबर है 1 और ये इनका मास नंबर है, ठीक है। देन आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स with same atomic masses, with same mass numbers, not atomic masses, with same mass numbers. Example, carbon 14, nitrogen 14 and ये होते हैं आइसोबार्स। ये सेम है इनमें और इनमें ये सेम, ये डिफरेंट है एंड ये सेम है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं यहीं पे बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि मैंने मास नंबर क्या बोल रहा है। मास नंबर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट है x, तो यहाँ पे जो सुपरस्क्रिप्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं मास नंबर, मास नंबर। और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? मास नंबर है
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू और which is also equal to number of electrons, ठीक है, which is also equal to number of electrons। ये x क्या है, symbol of atom, symbol of element। जैसे मैंने यहाँ पे सिंबल दिया है नाइट्रोजन का कैपिटल N, ये हो गया इसका सिंबल, और ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, और ये हो गया इसका मास नंबर, सॉरी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया इसका मास नंबर, ठीक है। ये एलिमेंट का सिंबल, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और मास नंबर का मतलब है उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उनका सम। एटॉमिक नंबर का मतलब उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं। अब मैंने कहा कि कितने प्रोटॉन्स हैं विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम के अंदर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कब, एक न्यूट्रल स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हम एटम के लिए हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी जो यूजुअल प्रैक्टिस, जो करेक्ट प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है कि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करें, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम एटॉमिक मास एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। इन द मीनवाइल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एटॉमिक मासेस जो हैं वो लर्न करके रखने हैं एलिमेंट्स के, ठीक है। आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस अगर आप लर्न कर लेंगे तो काफी ईजियर हो जाएगा आपके लिए कुछ कैलकुलेशंस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।